हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स रिलीजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से की थी, जिसके 6 चैप्टर्स को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है अशोका द एम्परर हु गिव अप वॉर। हिंदी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है अशोक, एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इस चैप्टर में भी हमें 15 टॉपिक्स कवर करने हैं ओवरऑल, इंक्लूडिंग सब टॉपिक्स, और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस भी हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको बताया जाएगा। चलिए, इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बच्ची के फीलिंग्स को दिखाते हुए। ठीक है, दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद द स्टोरी ऑफ अ गर्ल रोशन। बच्ची का नाम रोशन रहता है। वॉन्डरिंग व्हाई करेंसी नोट्स कंटेंट्स लायंस, यानी वो वंडर करती है कि करेंसी नोट्स में लॉयन क्यों है, शेर क्यों है हमारे करेंसी नोट में। तो वो जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि उसके पापा ने उसके ग्रैंडफादर ने, यानी उसके दादा या उसके नाना ने उसके बर्थडे पे वो नोट उसको दिया था। तो चूंकि वो एक सीडी खरीदना चाहती थी, लेकिन वो उस ब्रांड न्यू नोट्स को रखना भी चाहती थी अपने पास। ठीक है, व्हाइल शी बैडली वांटेड टू बाय अ न्यू सीडी, शी आल्सो वांटेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट्स। ओके, तो तभी वो नोटिस करती है, इट वाज देन दैट शी नोटिस दैट ऑल ऑफ देम हैड अ स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी प्रिंटेड ऑन द राइट एंड अ टाइनी सेट ऑफ लॉयंस ऑन द लेफ्ट। तो जब वो नोटिस की तो उन्होंने, उस बच्ची ने ये देखा कि दाईं तरफ में गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा है और बाईं तरफ में ऑन द लेफ्ट लॉयंस है, शेर है। तो व्हाट वर द लॉयंस देयरफॉर शी वंडर्ड, यानी वहां पर शेर की क्या जरूरत है। तो इस तरह से मतलब इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वेरी बिग किंगडम इज इक्वल्स टू एन एम्पायर। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किंग का किंगडम होता है, ठीक है, और एम्परर का एम्पायर होता है। किंग छोटा होता है, एम्पायर बड़ा होता है। उस तरह से किंगडम छोटा होता है और एम्पायर बड़ा होता है। तो इस तरह से आपको समझना है। तो किंगडम पर किंग राज करता है और बड़ा जो होता है एम्पायर, उस पर एम्पेरर राज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इस तरह से लिखा हुआ है, ए वेरी बिग किंगडम इज इक्वल्स टू एन एम्पायर। तो इस तरह से फिर ये शुरू होता है ये टॉपिक। द लॉयंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, यानी जो पॉइंट नंबर 1 है इसका, कि हम लोग अपने करेंसी नोट्स में जो लॉयन देखते हैं ना, उसकी बहुत पुरानी और लंबी हिस्ट्री है। ठीक है, दे वर कार्व्ड इन स्टोन, यानी उसको पत्थर पर तराशा गया है और कहाँ पर प्लेस किया गया है, ऑन टॉप ऑफ ए मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। उसको सारनाथ पे प्लेस किया गया है। ठीक है, वहां पर एक मैसिव स्टोन पिलर है उसके ऊपर। फिर आगे नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 3, Ashoka was one of the greatest rulers known to history, and on his instructions, inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. अशोका के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब थोड़ा सा पहले भी आप लोग को कुछ पता होगा अशोका के बारे में, और इस चैप्टर में भी आने वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो अशोका के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि एक बहुत ही महान राजा था, बहुत ही महान रूलर था। ठीक है, जो कि हिस्ट्री के हिसाब से बात की जाए तो उसमें से बहुत ही महान राजा में से वो एक था। और उसके इंस्ट्रक्शन पे इंस्क्रिप्शंस होता था, जैसे आपको मालूम है कि इंस्क्रिप्शंस लिखवाया जाता है पत्थरों वगैरह पे, तो उस पे वो इंस्क्राइब करवाता था। ठीक है, या तो पिलर पे या फिर रॉक सरफेसेस पे, जो चट्टान जैसा जो मजबूत सरफेस होता है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शंस, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। यानी इससे पहले कि हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ था, पहले हम लोग ये जानते हैं कि उसके किंगडम को एम्पायर क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर, एम्पायर क्यों कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5, द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स अगो। यानी जो एम्पायर पर जो एम्पेरर अशोका राज करता था वो किसने बनाया था, उसके दादा ने बनाया था, ग्रैंडफादर ने बनाया था। उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तकरीबन 2300 ईयर्स अगो, यानी 2300 साल पहले की बात है ये। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको एक बहुत ही फेमस स्टोरी मालूम भी होगी कि उनके साथ एक बहुत ही अक्लमंद इंसान, एक बहुत ही वाइज मैन रहता था जिसका नाम चाणक्य था। बहुत लोग इसको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, यानी चाणक्य और कौटिल्य एक ही शख्स का नाम है। तो इसके बारे में एक स्टोरी आप सभी को मालूम होगी।
कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सख्ती से पेश आया जाता था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था चंद्रगुप्त को। तो एक दिन वो कहता है कि मतलब इतना मुश्किल क्यों है इस पूरे साम्राज्य का मतलब सल्तनत का बादशाह बनना, ठीक है, इस पूरे एम्पायर का एम्परर बनना इतना मुश्किल क्यों है। तो वहाँ पर चाणक्य ने एक बात कही थी कि अगर ये इतना आसान होता ना तो हर कोई इस सब कॉन्टिनेंट का, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का राजा होता, ठीक है। तो ये बात आप सबके लिए एक सीख है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा और कुछ बेहतर अचीव करना है ना, तो इसकी जो सेक्रीफाइस की डिमांड होगी ना, उसका लेवल भी वैसा ही सख्त होगा और उसमें आने वाली जो तकलीफें होंगी वो भी उतनी ही सख्त होंगी, ठीक है। तो जैसा आपका टारगेट है उस लेवल पे आपको थोड़ी सी परेशानी, मतलब उस लेवल की परेशानी आपको मिलती जाएंगी, तो उसका सामना करते रहें, हिम्मत ना हारें और पीछे ना हटें, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Many of Chanakya's ideas were written down in a book called the अर्थशास्त्र। तो चाणक्य के जो भी आइडियाज थे वो एक बुक में लिखे गए हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। There were several cities in the empire, यानी एम्पायर में कई सारी सिटीज भी थी, कई सारे शहर भी थे उसमें कई सारे। तो यहाँ पर ब्लैक डॉट जो आपको दिख रहा है ना, लेट मी शो यू इन द मैप, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं, ये देखें। अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूं नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पर आपको तक्षशिला दिख रहा होगा, राइट। थोड़ा सा नीचे आकर के ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पाटलिपुत्र दिख रहा होगा। अभी के वक्त में ये पटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ओके। और सेंटर से थोड़ा सा वेस्ट की तरफ अगर जाएंगे तो ये उज्जैन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सो दीज आर द सिटीज, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 की तरफ जाते हैं। These included the capital पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। ऑलरेडी मैंने आपको मैप में ये तीनों शो कर दिया ना अभी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि जो सिटीज उसमें थी उस एम्पायर में, उसमें तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है और उज्जैन है। चलिए पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। तक्षशिला वॉज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो गेटवे का काम करता था वो तक्षशिला करता था, सेंट्रल एशिया के लिए भी। और उज्जैन की अगर बात करें तो ये रूट इसका था नॉर्थ से लेके साउथ इंडिया की तरफ जाने का, उज्जैन से, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। मर्चेंट्स यानी सौदागर, ऑफिशियल्स यानी जो अधिकारी होते थे, एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि वो जो 3 सिटीज को हम लोगों ने देखा ना, सबसे टॉप में तक्षशिला, फिर थोड़ा डाउन में राइट साइड में पाटलिपुत्र और थोड़ा सा सेंट्रल वेस्ट में उज्जैन। तो जो मर्चेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे और जो क्राफ्ट पर्सन थे, तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज, यानी शायद वो इस शहर में रहते होंगे, ओके। फिर है नेक्स्ट पॉइंट। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी कुछ दूसरे इलाके थे जहाँ गांव था, ठीक है, वहां पर किसान वगैरह रहते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी जो किसान थे, ठीक है, या जो चरवाहे थे, वो वहां उस गांव में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13। इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। यानी कुछ ऐसा एरिया था सेंट्रल इंडिया में जहाँ पर जंगल वगैरह होते थे, तो लोग वहाँ पर जो जंगल में जो उनको ग़िज़ा या फिर कुछ दूसरी चीज़ मिलती थी जिसका वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते थे, तो उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो कलेक्ट करते थे। गैदर करने का मतलब होता है कलेक्ट करना या इकट्ठा करना, राइट। उस तरह से फिर वो हंट करते थे एनिमल्स का, यानी जानवरों का शिकार भी करते थे अपनी ग़िज़ा के लिए, अपने फूड के लिए, भोजन के लिए, राइट। क्लियर है। चलिए पॉइंट नंबर 14 देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जो एम्पायर का मुख्तलिफ इलाका था तो वहाँ पर अलग अलग तरह की ज़बान बोली जाती थी। एक ही ज़बान पूरे एम्पायर में नहीं थी, एक ही भाषा पूरे एम्पायर में नहीं थी, अलग अलग जगह पे अलग अलग ज़बान बोली जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा अंदाज़ा लगाया था कि शायद वो मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएँ कंज्यूम करते थे, अलग अलग तरह का फूड वो खाना खाते थे और अलग अलग तरह के मुख्तलिफ क्लोथ्स, मुख्तलिफ अलग अलग तरह के कपड़े वो पहनते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ से न्यू टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है डायनेस्टी के नाम से। तो डायनेस्टी को पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये बहुत बड़ा नहीं है, बस एक स्लाइड में ये फिनिश हो जाएगा। तो डायनेस्टी का मतलब ये है कि जब एक ही फैमिली का एक मेंबर रूलर है और उसके बाद दूसरा मेंबर उसी फैमिली से बन गया, व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड ए डायनेस्टी, ठीक है। तो इसको हम लोग डायनेस्टी कहते हैं।
तो मौर्य के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। द मौर्याज वर अ डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, यानी मौर्य जो है वो एक डायनेस्टी है। ये जब हम लोग हिस्ट्री का स्पेशल क्लास जब शुरू करेंगे, ठीक है, अभी तो एनसीईआरटी चल रही है तो बहुत ज़्यादा डीप में अभी जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो डायनेस्टी के बारे में हम लोग जब हिस्ट्री शुरू करेंगे उस वक्त पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल ये समझें कि जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर का जिक्र है। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त, जो कि सर्वर, इनके जो पापा थे, उनके फादर जो थे उनका नाम था सर्वथा सिद्धि मौर्य, ठीक है, सर्वथा सिद्धि मौर्य उनके पापा का नाम था, यानी चंद्रगुप्त सन ऑफ सर्वथा सिद्धि मौर्य। ओके, तो उसके बाद बिंदुसार जो है सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो बिंदुसारा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। फिर उनके जो बेटे हुए अशोका, यानी सन ऑफ बिंदुसारा अशोका। अशोका कौन थे? बिंदुसारा के बेटे थे, ठीक है, और चंद्रगुप्त के पोते थे। क्लियर है? यानी चंद्रगुप्त के ग्रैंड सन थे। चलिए एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, इंडिया का जो मैप है यहाँ पे, इसमें मौर्यन एम्पायर को दिखाने की कोशिश की गई है, शोइंग द प्रिंसिपल सिटीज एंड सम ऑफ द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड। एक और चीज आपने नोटिस की होगी इस मैप में कि ब्लैक वाला डॉट जो है ना वो तो 3 है, उसके अलावा कई जगह पर रेड डॉट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो रेड डॉट है वहां पर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अशोका के। द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स। तो उसमें बहुत सारी जगह है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया है, आई होप कि अब ये विजिबल हो थोड़ा सा। तो ये जो जितने भी इलाके दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर रामपुरवा है जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे, वहाँ एक जो एनिमल है उसका नाम रामपुरवा बुल के नाम पे वो उसका नाम रखा गया, रामपुरवा बुल, है ना। फिर यहाँ पर सारनाथ है, इलाहाबाद है, तो इस तरह से फिर नीचे कौशंबी है ना। तो ये सारे इलाके में इंस्क्रिप्शंस मिला था अशोका का, ठीक है। दीज वर इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर, और ये सारे उसके एम्पायर के अंदर थे। ये जितना इलाका इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरे इलाके उसी के कंट्रोल में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, यानी एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि अगर एम्पायर और किंगडम की बात हो रही है तो किंगडम से डिफरेंट कैसे है एम्पायर। तो यहाँ पर बात समझने वाली, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर भी आप इसको जो इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में इन्होंने दे रखी है उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स, जाहिर सी बात है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। यानी एम्पायर जो है उसको ज्यादा रिसोर्सेज की, ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है राजा के मुकाबले, किंग के मुकाबले। बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स, क्योंकि एम्पायर्स वो लार्जर होता है, बड़ा होता है किंगडम से, एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, और उसको प्रोटेक्ट करने की, उसकी हिफाजत करने की जरूरत है, इसलिए उसको ज्यादा मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, so also they need a larger number of officials who collect taxes। तो इस वजह से उनको जो है काफी ज्यादा तादाद में अधिकारियों की जरूरत होती है, नंबर ऑफ ऑफिशियल्स उनको ज्यादा चाहिए होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टैक्स को कलेक्ट कर सकें। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूलिंग द एम्पायर। तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में भी देखा था कि एम्पायर और किंगडम के बारे में बात हो रही थी, है ना। तो यहाँ पर वही बताया गया, जो पहला इसका पॉइंट है ना, कि जैसा कि आपको मालूम है कि एम्पायर वाज सो लार्ज, तो इसलिए डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली, यानी मुख्तलिफ इलाके अलग अलग तरह से रूल किए जाते थे। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र, जो पॉइंट नंबर 2 है इसका, यानी जो पाटलिपुत्र यानी जो अभी प्रेजेंट डे जो पटना है, तो वो वाला जो इलाका था वो डायरेक्ट कंट्रोल में था, एम्पायर के डायरेक्ट कंट्रोल में था। थर्ड पॉइंट है कि इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑफिशियल्स या अधिकारी वो अपॉइंट किए जाते थे, किस लिए? टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। किन लोगों से? फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर से, जो कि गांव या शहरों में रहते थे उस इलाके के अंदर। ठीक है, क्लियर है। चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। ऑफिशियल्स also punished those who disobeyed the ruler's orders, यानी जो अधिकारी होते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे, वो सजा भी देते थे उन लोगों को जो उस हुक्मरान के ऑर्डर को नहीं मानते थे, यानी एम्परर के ऑर्डर को जो नहीं मानता था उसको वो पनिश करते थे। क्लियर है।
5 नंबर पॉइंट देखते हैं, मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, यानी उनमें से कई ऑफिशियल्स को सैलरीज भी दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइज केप्ट ए वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। तो मैसेंजर्स को भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह सॉरी, मैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था और स्पाई को उनके पीछे लगा दिया जाता था ताकि वो उस पर नजर रख सके, ऑफिशियल्स पर। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स। ठीक है, कि और जाहिर सी बात है कि ये सारा इन लोगों को सुपरवाइज कौन करता था, एम्परर करता था, यानी उसी के जानकारी में, उसी की इजाजत से, उसी की मर्जी से ये सारी चीजें होती थी और उसकी मदद में दूसरे मेंबर शामिल थे, विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली के मेंबर शामिल थे और दूसरे सीनियर मिनिस्टर्स भी शामिल रहते थे। चलिए पॉइंट नंबर 7 देखते हैं, देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस। ठीक है, यानी वो प्रोविंस का, उस प्रांत का दूसरा इलाका भी था। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। यानी जो दूसरा इलाका था, ठीक है, वो वहां पर दूसरे जो तरह से रूल किया जाता वहां पे। ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम ए, यानी वो सब जो है रूल किया कहाँ से होता था, प्रोविंशियल कैपिटल था, जैसे कि तक्षशिला हो गया या फिर उज्जैन, तो वहां से वो कंट्रोल किया जाता था, रूल किया जाता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्रा and royal princes were often sent as governors, local customs and rules were probably followed। तो वहां पर ये चीज है कि जबकि वो प्रोविंशियल कैपिटल से कंट्रोल होता था, रूल किया जाता था, लेकिन मेन जो कंट्रोल था वो पाटलिपुत्र से ही हो रहा था। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। यानी पाटलिपुत्र से वो कंट्रोल होता था और रॉयल जो प्रिंसेस थे वो अक्सर जो है सेंड करते थे वहां पर गवर्नर को या लोकल कस्टम्स जो होता था, ठीक है, और वो रूल को वहां पर फॉलो किया जाता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, यानी उन सेंटर के बीच में भी बहुत बड़ा इलाका, वास्ट का मतलब हो गया बहुत विशाल, है ना, बहुत ही बड़ा एरिया होता था उन दोनों के बीच में, उन दो सेंटर्स के बीच में बहुत बड़ा एरिया था। ठीक है, बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन द सेंटर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, हियर द मौर्याज ट्राइड टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स व्हिच वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट व्हाटएवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। तो उस इलाके में मौर्य जो थे वो कंट्रोल करते थे रोड्स और रिवर्स के ऊपर, ठीक है, व्हिच वर इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट। और वहां पर वो जो सोर्सेस वो चाहते थे वो कलेक्ट कर सकते थे, एंड टू कलेक्ट व्हाटएवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। तो टैक्स या ट्रिब्यूट के तौर पे वो जो चाहते थे वहां पर कलेक्ट कर सकते थे और करते थे वहां पर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो 11 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे है, जैसा कि अर्थशास्त्र में मेंशन है, अर्थशास्त्र क्या था जिसमें चाणक्य के बारे में मेंशन किया गया, चाणक्य के जो टीचिंग्स है उसको वहां पर मेंशन किया गया, हम लोगों ने देखा था। तो अर्थशास्त्र में ये बताया जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंपॉर्टेंट था ब्लैंकेट के लिए, कंबल वगैरह के लिए, उस तरह से साउथ इंडिया फेमस था और वो इम्पोर्टेंट था गोल्ड के लिए और प्रीशियस स्टोन के लिए, यानी सोना के लिए और बहुत ही कीमती पत्थर के लिए वो इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12, इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, यानी ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ये रिसोर्सेज जो है वो ट्रिब्यूट के तौर पे भी कलेक्ट किए जाते होंगे या किए जाते थे। ठीक है, 30 नंबर देखते हैं, देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, कुछ इलाके ऐसे भी थे जो जंगल जहां पर था, ठीक है, जहां पर जंगल पाया जाता था। People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to modern officials। यानी उस इलाके में, वो जो जंगल वाला इलाका था, वो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन उनसे उम्मीद की जाती थी, उनको मतलब ये करना होता था कि चलो ठीक है, वो कभी हाथी दे दिया या जंगल का लकड़ी दे दिया, टिम्बर दे दिया, हनी दे दिया यानी शहद, वैक्स वगैरह, ये मॉरियन ऑफिशियल्स को वो देते रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज थी यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा जो छोटा सा टॉपिक है ट्रिब्यूट के बारे में हम लोग जानेंगे कि ट्रिब्यूट में क्या है। तो इसके यहाँ पर, इसके बारे में बस एक लाइन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, अनलाइक टैक्सेस व्हिच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। ठीक है, तो ट्रिब्यूट का मतलब होता है कि
टैक्सेस के जैसे जैसे उसको रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट किया जाता है, तो ट्रिब्यूट को रेगुलर बेसिस पर वैसे कलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। और ऐसा इंसान जो बराबर जो है अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ थिंग्स जो दे रहा है, ठीक है, तो मोर और लेस ये है कि वो विलिंगली का मतलब होता है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से दे रहा है कि हाँ ठीक है चलो लो। जैसे कोई एक इंसान है, उसके पास 10 कट्टा जमीन है, तो चलो ठीक है 2 कट्टा तुम ले लो, 1 कट्टा तुम ले लो, है ना, तो वो विलिंगली, तो वो हो गया ट्रिब्यूट के तौर पे, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा, द एम्पेरर एंड द कैपिटल सिटी। लेकिन मेरे ख्याल से वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, ओके, तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। और ये जो टॉपिक है द एम्पेरर एंड द कैपिटल सिटी, इस टॉपिक से हम इस चैप्टर का हम लोग जो है सेकंड पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम लोग ये वाले टॉपिक से शुरू करते हुए इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे, क्लियर, वरना फिर वीडियो लंबी हो जाएगी इसमें। चलिए तो फिर मिलते हैं इसी चैप्टर नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 में, वीडियो नंबर 2 में, जिसमें हम लोग बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे, ओके। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें और एक प्रॉपर शेड्यूल बना करके उसको फॉलो करने की कोशिश करें। देखें कोई भी इंसान जो है ना 100% शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाता, रूटीन फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि चीज़ें हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती ना। पर फिर भी रूटीन बना लेने से या एक शेड्यूल प्रॉपर टाइम टेबल बना लेने से थोड़ी आसानी होती है कि हम क्लियर रहते हैं अपने माइंड से कि हमें ये चीज़ कवर करनी है। तो एक प्रॉपर बेहतर शेड्यूल और टाइम टेबल बना के रेडी कर लें और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते जाएं, ठीक है, तो फिर जो आप चाहते हैं वो पूरा हो सकेगा। ओके, मिलते हैं फिर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।